गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? आज हमारा टॉपिक होगा राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं। एक को बोलते हैं लोकसभा, सभा, और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में जानने से पहले हम लोग एकदम एक इसका ब्रीफ बना देते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारी हो गई राज्यसभा। ठीक है, इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 1 बाय 1 करके। तो राज्यसभा में हम लोग पहले जानेंगे इसके संगठन के बारे में। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मतलब इसमें कितने लोग हैं, कैसे क्या है, यही। ठीक है, तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? टोटल वो है 250। ठीक, जब सदस्य संख्या 250 हो गई तो इसमें 2 भागों में बांट रखा है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नामित। ठीक है, तो जो इलेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित, और दूसरे होते हैं नामित। तो नामित होते हैं, तो नामित कौन करेगा? बाई राष्ट्रपति। ठीक, तो निर्वाचित कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 238, और नामित होते हैं 12, दोनों जोड़ के 50 हो गए। ठीक, अब ये जो 12 होते हैं जो नामित होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ये कौन कौन से क्षेत्र से होंगे? तो इनके क्षेत्र क्या होंगे? क्षेत्र भी फिक्स कर रखे हैं। तो 4 क्षेत्र हैं। पहला है साहित्य, फिर है आपकी कला, तीसरा है आपका विज्ञान, और चौथा है समाज सेवा। ठीक, तो इन चारों क्षेत्रों से 12 लोगों को नामित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो कुल संख्या जो मैक्स है वो 250 है। मौजूदा संख्या कितनी है? 245 वर्तमान में जो है। ठीक है, हमने इसका संगठन जान लिया। अब जानते हैं इसके चुनाव के बारे में। चुनाव पद्धति कैसी है? मतलब अगर चुनाव लड़ के कोई जाना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा वहां तक? ठीक है, तो चुनाव पद्धति है इसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से बेहतर पद्धति है, दोनों कोई अंतर नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय विधि द्वारा। एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक, ये विधि हम लोगों ने जो राष्ट्रपति में पढ़ी थी वही है, सेम। और
एक बात और होती है कि चुनाव इसका जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि चुनाव दो प्रकार के होते हैं। तो चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये आपको यहाँ पता होना जरूरी है। तो यहाँ चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष कहाँ होता है, प्रत्यक्ष होता है लोकसभा में, ये होता है लोकसभा का चुनाव। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। जहाँ जनता सीधे चुनती है वो होता है प्रत्यक्ष, जैसे लोकसभा में लोग जो चुनाव लड़ते हैं वहाँ सीधे वोट देती है जनता, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि लोग वोट नहीं देते हैं। यहाँ वोट कौन देता है, आपके विधायक, और विधायक को आपने वोट दिया है। तो जहाँ जनता सीधे वोट नहीं दे रही है वो होगा अप्रत्यक्ष। ठीक, इस तरह से ये लोग चुने जाएंगे, चुनाव पद्धति ये होगी। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो योग्यता क्या होगी। योग्यता में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो है आपकी उम्र। एक भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो उम्र है। आयु होनी चाहिए आपके 30 वर्ष। बाकी फीचर्स कॉमन, भारत का नागरिक हो, नागरिक भारतीय। ठीक, फिर लाभ का पद न धारण करता हो, ये हर जगह कॉमन आपको मिलेगा, लाभ का पद नहीं। फिर आपका दिवालिया ना हो, दिवालिया मतलब जिस उधारी पर जो लोग जी रहे होते हैं, लोन लिया, लोन चुका नहीं पाए। ठीक है, तो ये आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। जब सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका 30 वर्ष का होना। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितने वर्ष, 25 वर्ष। यहीं पर लिख लेते हैं, आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए। लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो भी वही, वाइस प्रेसिडेंट का भी 35 वर्ष। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट समय आने पर प्रेसिडेंट का काम करता है। ठीक है, और वोटिंग के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 18। और शादी के लिए, शादी के लिए होनी चाहिए 18 और 21, 21 बॉयज़ की और 18 गर्ल्स की। तो ये आप लोग नोट में बंद करके, ये हमने उम्र लिखी है सबकी, ये क्या है, आयु किसकी कितनी होनी चाहिए। अब हमने योग्यताएं इसमें देख ही ली हैं, तो योग्यता के बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके जो पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मत लिखिए, पदाधिकारी जो होता है यहाँ पर वो होता है चेयरमैन या सभापति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेयरमैन। और दूसरा होता है उपसभापति। कौन होता है, उपसभापति। याद करते चलिए आप लोग एकदम एनर्जी के साथ में। और उपसभापति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्यूटी, मतलब उप सभापति का चेयरमैन। ये दो पदाधिकारी होते हैं जो राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ होती है उनका संचालन करते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं पहले चेयरमैन साहब के बारे में। तो चेयरमैन होते हैं
उपराष्ट्रपति होता है, इसका पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है किसकी मिलती है? सभापति की। उपराष्ट्रपति वेतन मिलता है सभापति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन तय नहीं है। ठीक, तो ये हो गए सभापति। इनका चुनाव होता ही है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, जो हम सेपरेट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं आपके डेप्यूटी चेयरमैन। कौन होते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन। और डेप्यूटी चेयरमैन की जो विशेषता होती है, पहले तो इनकी बात ये कि उनका होता है क्या, निर्वाचन होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो चुनते हैं। क्या होते हैं? चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसकी खास बात ये है कि यह राज्यसभा का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? राज्यसभा का सदस्य, उसी को चुन लिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में खास बात जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये ठीक है, ये उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में? सभापति के बारे में। किसके बारे में? सभापति। कौन? राज्यसभा का। राज्यसभा राज्यसभा का सभापति, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं। क्या है इसके बारे में? पहली बात ये कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरी बात, यह राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। और इसकी अनुपस्थिति में, किसकी? उपराष्ट्रपति या सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है। उपसभापति अध्यक्षता करेगा सदन की।
और क्या है, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, तो यह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा और इसकी जगह कौन काम करेगा, उपसभापति। अगला बात क्या है इसमें, यह निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष देता है, निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट। निर्णायक मत कब देगा, जब दोनों पक्षों द्वारा बराबर वोट पड़ते हैं। जब दोनों पक्षों के वोट बराबर हों, इसके अलावा वोट नहीं करता है। निर्णायक मत को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि क्या शिक्षा को का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये सदन में पूछा गया। तो इस पर जब वोटिंग करवाई गई, क्या हुआ, वोटिंग मतलब मतदान करवाया गया, जो 250 लोगों ने मतदान किया। तो परिणाम क्या आया वोटिंग के बाद, यहाँ मान लीजिए कितने लोग थे, 100 लोग थे। तो 100 लोगों में ये 100 लोग थे, परिणाम आया 50 लोगों ने कहा हाँ, यस, और 50 ने कहा नहीं, नो। पचास ने क्या कहा, नहीं। अब निर्णय होगा कैसे, इसी का समाधान है निर्णायक मत। अब जो राज्यसभा का सभापति है वो अपना एक वोट देगा। अगर उसने कहा हाँ तो एक वोट इधर जुड़ गया और हो गए इधर कितने वोट, टोटल 51। तो ये प्रस्ताव पारित। और अब शिक्षा का माध्यम क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। तो ये जो वोट देगा, यही एक वोट जो है ये निर्णायक वोट है। जिधर वोट दे दिया उसी के पक्ष में निर्णय, यही होता है निर्णायक मत, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक, तो ये हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं अगला उपसभापति के बारे में कुछ बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। उपसभापति एक तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ये तो अब हम लोग जान चुके हैं पहले ही, राज्यसभा का सदस्य होता है। इसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक, और ये अपना इस्तीफा अगर देना चाहे तो किसको देगा, चूंकि उप है तो सभापति को देगा इस्तीफा सभापति, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट।
अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। अगर इसको पदमुक्त करना है तो सदन के बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा का जो बहुमत होता है उसे हटा सकते हैं। राज्यसभा के बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं। बहुमत से, ठीक, ये इसकी पद मुक्ति हो जाएगी। और जब इसके हटाने का जो प्रस्ताव होता है आया है तब यह अध्यक्षता नहीं करेगा, उपसभापति अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों ने योग्यता पढ़ी थी। योग्यता में एक बात हम लोग वहाँ जोड़ सकते हैं, जो नोट में ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं राज्यसभा का तो पहले कुछ बाध्यता थी, अब राज्यसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं आप, पूरे भारत में चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। बस आपका नाम कहीं पर दर्ज हो, पंजीकृत मतदाता हो, चाहे वह किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का रजिस्टर्ड, पंजीकृत, रजिस्टर्ड को क्या बोलते हैं, पंजीकृत। ये पूछा भी जाता है, किसी भी राज्य का पंजीकृत मतदाता हो वो चुनाव लड़ सकता है आराम से। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा की शक्तियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ राज्यसभा के पास। तो हम लोग बहुत साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा की शक्तियाँ या काम, तो हम अनुच्छेद से होते हुए हम लोग चलेंगे। तो पहला अनुच्छेद है इससे जुड़ा हुआ 312। इसमें क्या है, इसमें ये है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में। ऑल इंडिया सर्विस का सृजन का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये बहुत एक्सक्लूसिव पावर है, केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक, दूसरा इससे जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249, इसमें क्या है, अगर राज्यसभा चाहे तो क्या होगा, यदि
राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर उस विषय पर कानून बना सकती है। यहाँ दो अड़चने हैं, बना तो सकती है। एक क्या है, घोषित करेगी तो यह प्रस्ताव जो होगा, घोषित करने का जो प्रस्ताव होगा 2/3 बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ये बात। दूसरा, इसके बारे में ये, ऐसे प्रस्ताव की अवधि, ऐसे प्रस्ताव की वैधता, मतलब कब तक वैलिड रहेगा, वैधता 1 साल होती है। दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 250। अनुच्छेद 250 इसमें क्या है? इसमें ऐसा है 250 में, जब राष्ट्रीय आपात लगे हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो क्या होगा? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कानून तो बना सकती है संसद, यहाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी वैलिडिटी। लेकिन वैधता क्या होगी ऐसे कानून की? वैधता होगी 6 महीने, राष्ट्रीय आपात खत्म होने के 6 माह बाद तक। 6 माह बाद तक। कहाँ से? राष्ट्रीय आपात खत्म होने के। राष्ट्रीय आपात खत्म होने के 6 माह बाद तक रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है?
2, 252, और एक आर्टिकल है 253। ठीक, तो 252 में है कि जब दो या अधिक राज्य जब दो या उससे अधिक राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं, दो या अधिक राज्य यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि किसी विषय पर संसद कानून बनाए तो संसद कानून बना सकती है। तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ये किस पर लागू होगा? उन्हीं दो राज्यों पर, बाकी पर लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 253 है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों को लागू करने के लिए संसद किसी भी विषय पर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक, ये आपका अनुच्छेद हो गया 253। तो हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ एक बात आप लोग याद रखेंगे, हमने यहाँ पर जो लिखा राज्यसभा की शक्तियाँ, तो यह 312 और आपकी 249 ये एक्सक्लूसिव राज्यसभा की शक्ति हैं। बाकी ये अनुच्छेद 250, 252 और 253 हमने उस दृष्टि से लिखे जो एग्जाम में इसी से जुड़ा हुआ राज्यसभा से वो पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग राज्यसभा खत्म करते हैं आज, और कल हम लोग किसी दिन फिर चर्चा करेंगे संसद की प्रक्रियाओं के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए क्लासेस और प्रीवियस क्लासेस और तैयारी करते रहिए।